नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एसएससी मार्क पे। और एसएससी मार्क पे साथियों आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और प्रैक्टिस सेट जो है कि एग्जाम से काफी जो है रिलेवेंट इस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम ट्राई करते हैं कि उन प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको जो है कि क्वेश्चंस की जानकारी दी जाए कि जो क्वेश्चंस है उनमें आपको जितने भी पीछे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और आपको आइडिया भी लग जाए कि जो प्रीवियस ईयर से कि कितने मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और आइए देखते हैं साथियों, क्वेश्चन क्वेश्चन जो है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये है कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग। तो साथियों ये जो आम बोलचाल की भाषा में इसको ब्याज दर बढ़ती है मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो जो है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट देने का मतलब ये है कि मतलब आप अगर 1 साल के लिए ब्याज ले रहे हैं, अगर आज वो जो है कि ब्याज दर आज मान लीजिए 6% 8% है, तो वो अगर बढ़ जाती है मतलब कि अगर सरकार अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज करती, सरकार ने और आरबीआई जो है दोनों दोनों के मत से जब चेंज इनका बैंक रेट जो ब्याज दर है उसमें अगर चेंज किया जाता है तो जो है कि ब्याज दर बढ़ जाती है और बढ़ और घट दोनों सकती है। तो ब्याज दर घटती है तो धन की मांग। तो साथियों मैं आपको बताता हूं कि अगर जो है कि जो धन है और जो इंटरेस्ट रेट है, अगर साथियों अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जो है कि मनी जो बैंक से ली जाएगी वो कम लोग लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो है साथियों उनको जो है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा तो जो है कि उनको जो पैसा है उसको अगर सीमित समय के लिए आप लेते हैं तो जो है कि उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा तो जो आपका पैसे की वैल्यू है उसका एक पार्ट जो है वो कट के इंटरेस्ट रेट में ही चला जाएगा। और इंटरेस्ट रेट में चला जाएगा, आप जिस भी पर्पज से लोन ले रहे हैं तो उसका जो है कि उस पर्पज को फुलफिल करने में आपको जो है कि थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना भी इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ तो मनी जो है कि बैंक से लेने जाने वाले बैंक से जब मनी ली जाएगी वो जो है कम होती चली जाएगी। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, घटेगी। साथियों दिया है कि कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा है। कृषि क्षेत्र को तो आप सभी लोग साथियों जानते होंगे कि जो कृषि क्षेत्र है हमारा वो जो है कि जो जितने भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उन सब पे आधारित होती है कृषि। और जो है कि इसमें एक हिस्सा पूछा हुआ है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो साथियों इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर मुख्यतः बांटे जाते हैं, जो है कि इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र बांटे जाते हैं। एक साथियों होता है प्राथमिक क्षेत्र, और एक होता है साथियों द्वितीय क्षेत्र। एक साथियों होता है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और एक साथियों होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र तो तृतीय तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र मतलब जिसमें इनमें जितनी भी सेवाएं जो होती हैं और जो बिजनेस होता है
उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र में जो है कि उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र साथियों वो होता है जो कि जो जितने भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको जो है कि हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में, और इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो हमारा उत्पादन क्षेत्र है उसको कहते हैं उत्पादन क्षेत्र का मतलब साथियों कि जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और प्राथमिक क्षेत्र में साथियों हमारा जो भी जितने भी एग्रीकल्चर वर्क है, कृषि हो गया और कृषि हो गया जो है कि आपका मत्स्य पालन हो गया और डेयरी फार्मिंग हो गया और जो है कि और आदि। इसमें बहुत सारे क्षेत्र माइनिंग और रिफाइनिंग वगैरह, रिफाइनिंग तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन जो है कि माइनिंग वगैरह इसमें जो है साथियों जो कि कृषि बेस्ड जो रिलेटेड होते हैं वो जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और साथियों इसमें जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें उत्पादन क्षेत्र, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिन चीजों का उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में काउंट करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में साथियों जो है कि सेवाएं और बिजनेस, तो कहा जाता है कि जिस देश की जीडीपी में जितना ज्यादा तृतीय क्षेत्र का रोल होगा उतना ही ज्यादा वो जो है कि जीडीपी विकसित और मतलब विकासशील और विकसित देशों में काउंट की जाएगी। और साथियों इसका जो एग्जाम्पल है वो चाइना और जो अमेरिका, दो विश्व के जो दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण और विकसित देश हैं, उनका जो है साथियों उनमें जो है तृतीय क्षेत्र का उनके इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों और जिसमें दिया हुआ है कि कृषि एक क्षेत्र है, तो मैंने बताया आपको कृषि जो है एक प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि व्यापार के लिए सहायक मतलब व्यापार में जो चीजें आपको हेल्प करें, मतलब जिससे आपको व्यापार करने में आसानी हो और सुविधा प्राप्त हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए मतलब व्यापार के लिए सहायक मतलब व्यापार को और सस्टेनेबल और अच्छा और सुचारू रूप से चलने के लिए बनाने वाला नहीं है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, तो आइए ऑप्शंस का जो है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो दिया है बीमा। तो साथियों आपको पता होगा कि जो है कि बीमा है, तो बीमा है वो जब भारत से दूसरे देश में जब एक्सपोर्ट किया जाता है सामानों का, तो उन सामान का जो है कि वो पहले इंश्योरेंस करा लिया जाता है, उसके बाद सामान को भेजा जाता है ताकि वो सामान अगर कहीं खो जाए तो जो है कि कंपनी का घाटा ना हो, इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करती है। तो जो है कि इसका जो ये बाहरी देश में एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर देश में भी अगर सामान खराब हो जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तो उसका जो है कि निर्वहन वो बीमा कंपनी करती है। और भंडारण साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि व्यापार के लिए सहायक और जो है भंडारण व्यापार के लिए सहायक भी है और जो है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यापार का एक चेन भी है। क्योंकि भंडारण साथियों जो है भंडारण अगर जो है कि अगर भंडारण सही से नहीं हुआ सामानों का तो चीजें खराब हो सकती हैं, जैसे कि कच्चा मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आलू हुआ, जितनी भी सब्जियां हुई उनका अगर कोल्ड स्टोरेज में उनको नहीं रखा गया तो वो चीजें खराब होगी और उससे ओवरऑल जो है कि इफेक्ट जो है व्यापार में पड़ेगा। और व्यापार पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो है कि भंडारण भी एक व्यापार का ही चेन हो गया। और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथियों
परिवहन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब जो सामान एक दूसरे से जहां से मैन्युफैक्चर हुआ है उस सामान को अलग अलग देश के विभिन्न कोनों में जो है कि भेजने के लिए या फिर विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए हम परिवहन का सहारा लेते हैं। और ऑप्शन नंबर ए दिया है साथियों जमाखोरी। तो जमाखोरी से साथियों इसमें व्यापार जो है सहायक नहीं बल्कि ये व्यापार को नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जमाखोरी जो है वो एक प्रकार से अगर इलीगली जमाखोरी आप कर या फिर कोई कर रहा है तो जमाखोरी करके, जैसा कि आपको कुछ दिन पहले पता चला ये जो है उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ था कि जो है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी जमाखोरी कर ली गई थी और मतलब जो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वहां जो है कि ये फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे थे, और फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे थे तो उनको जो है कि जो लोग जमाखोरी उनका किए थे वो उसके दाम से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे थे, और जिसके कारण कि किसान की जो फसलें हैं उनमें जो है फर्टिलाइजर्स ना देने की वजह से लेट से फसल भी खराब हो रही थी, और जिसकी वजह से किसान को जो है कि अधिक दाम पे भी जो है फर्टिलाइजर्स लेने पड़ रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मांग का नियम बताता है कि के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। मतलब मांग का नियम कहता है कि अगर सब चीजों को जो है कि सब चीजें अगर बैलेंस में हो, अगर सब चीजों अच्छी तरह से चल रही हो सब चीजें, तो मांग का नियम बताता है कि जब मांग का नियम बताता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ाई जाएगी तो उसमें जो है कि उसकी जो है वस्तु की कीमत जब बढ़ाई जाएगी तो उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी, मांग जो है कम हो जाएगी। और वस्तु की कीमत जब घटाई जाएगी, मतलब वस्तु की कीमत जब घट जाएगी तो मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं उसका जो मांग का नियम है यही बताता है कि जब वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत जब घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिया है वही है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। तो किसी वस्तु की मांग, देखिए साथियों इसमें ऋणात्मक संबंध है कि नहीं, वस्तु की कीमत जो है देख रहे हैं आप साथियों की जो है कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है लेकिन मांग घट रही है, तो मतलब बढ़ना और घटना तो एक ऋणात्मक संबंध हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। उपभोक्ता का मतलब कस्टमर, जैसा कि आप लोग आपके जो दैनिक जीवन में बोला जाने वाला शब्द है उपभोक्ता के लिए हम लोग कस्टमर बोलते हैं। तो साथियों इसमें भी वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। दोनों ही क्वेश्चन जो है CHSL में ही पूछे गए हैं। और आइए देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मांग का नियम होता है, जो मांग का नियम होता है मांग का नियम जो है वो कहता है कि वस्तु की कीमत जब घटेगी तो मांग जो है बढ़ती जाएगी, और जो वस्तु की कीमत है अगर जब वह बढ़ जाएगी तो मांग जो है उस वस्तु की वो घट जाएगी। तो आइए साथियों ऑप्शंस में आपको देखते हैं हम लोग कि उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। उपभोक्ता की मांग के लिए देखिए पूछा है कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। तो उपभोक्ता की मांग मतलब वस्तु की कीमत से पूछ रहा है कि वस्तु की उपभोक्ता की मांग जो है
वो इसलिए होनी चाहिए कि जो है कि वस्तु की कीमत हो और उसको जो है कि अच्छी वस्तु मिले और कम मतलब कम प्राइस में मिले। तो आइए देखते हैं साथियों इसका जो ऑप्शन है। तो ऑप्शन दिया है कि वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्षतः संबंध है। तो साथियों आपूर्ति और मांग ये दोनों जो है कि मांग के नियम के अनुसार ये इनका संबंध कोई संबंध नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वो दिया है कि वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबंध है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा साथियों। मैंने आपको बताया है प्रतिलोमतः। प्रतिलोमता का मतलब है कि मतलब ऋणात्मक, मतलब उल्टा। प्रतिलोम, आप लोग साथियों प्रतिलोम जानते होंगे, जो है कि प्रतिलोम पढ़ाया जाता है छोटी कक्षाओं में। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। और साथियों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जॉन मेनार्ड कीन्स जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियन थ्योरी के लिए जाना जाता है, किस देश से थे? तो साथियों इसका जो दिया है कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो है जॉन मेनार्ड कीन्स जो है साथियों जॉन मेनार्ड कीन्स जो है वो इंग्लैंड से संबंधित है और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। और जॉन मेनार्ड कीन्स की एक थ्योरी है जो कि रोजगार, ब्याज और धन, और जो है धन के बीच जो है के बीच सामान्य जो है सामान्य संबंध दर्शाती है। और इन्होंने इनका जो ये साथियों जो कीनेसियन थ्योरी है ये इसी रूल पे बेस्ड है। और जो है कि आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है साथियों। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में पारित किया गया था। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आरआरबी, इसकी जो साथियों इसका जो अधिनियम है वो 1976 में पास किया गया था। और 1900 इसका जो बिल लाया गया था वो 1975 में लाया गया था। और साथियों आरआरबी लाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे जो किसान हैं उनकी जो उनको जो है कि क्रेडिट और बैंकिंग की सुविधा जो है उनके क्षेत्र में ही दी जाए। क्योंकि उस टाइम तक जो बैंक है उनकी जो शाखाएं हर एक जिले या फिर पिछड़े जो क्षेत्र हैं उन तक नहीं पहुंची थी। तो उसी के लिए जो है आरआरबी का फॉर्मेशन किया गया था उस टाइम पे। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? साथियों ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, हम लोग इसको ऋणदाता लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आ जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ऋणदाता का मतलब होता है कि जो उधार दे, मतलब अंतिम उधार दे। अंतिम उधार मतलब अगर बैंकों के पास धन खत्म हो जाए तो वो बैंक भी उस जो संस्था है उससे जो है कि ऋण ले सके। तो इसका जो आंसर होगा साथियों इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो सेंट्रल बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक, भारत के सेंट्रल बैंक का नाम जो है वो आरबीआई है। तो इसको हम लोग काट के यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आरबीआई बना लेते हैं। और आरबीआई को जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो है कि कुछ दिनों पहले परीक्षा में पूछा गया था। यही सेम जो है कि कोट लिख के कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहते हैं? तो साथियों इसका जो आंसर होगा
आरबीआई को जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। आरबीआई की जो स्थापना होती है साथियों, वो जो है 1935 में होती है, और इसके जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और साथियों जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख, जिनके नाम पे जो है कि जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, और वो अब इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। और ये करंट का क्वेश्चन है कि सीडी देशमुख जी के नाम पे किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है। तो जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के सीडी देशमुख जी के नाम पर रख दिया गया है। और ये भारत के जो है पहले भारतीय जो गवर्नर है आरबीआई के वो थे। और जो आरबीआई का फॉर्मेशन होता है साथियों, वो जो एक कमीशन है जिसको हम लोग यंग हिल्टन कमीशन बोलते हैं, यंग हिल्टन कमीशन के जो है कि सिफारिश पे की जाती है। और जो है कि अंतिम उपाय का ऋणदाता जो है हम लोग आरबीआई को ही बोलते हैं। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आरटीजीएस की जो मैक्सिमम लिमिट है साथियों वो है 2 लाख रुपए। आरटीजीएस का जैसे कि आपको इसके फुल फॉर्म में भी दिख रहा है साथियों कि आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब ये जो पेमेंट का सिस्टम है इसमें जो है रियल टाइम में जो है कि उसका सेटलमेंट जो है रियल टाइम में ही हो जाता है। इसमें कोई प्रोसेस होने के लिए टाइम लंबा नहीं लगता है। और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है साथियों वो 2 लाख रुपए है। आइए देखते अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित का मतलब घटाने के लिए। साथियों यहाँ पे हतोत्साहित का मतलब जो है वो घटाने से है। घटाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो साथियों इसमें दिया है ऑप्शन की सीआरआर घटा सकता है। सीआरआर का मतलब जो है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर जो है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो, अगर इसको आप कैश रिजर्व रेशियो का साथियों मतलब ये है कि जितना भी एक बैंक में कैश है उसका एक पोर्शन जो है उसको जो है कि रिजर्व अपने पास रखना होता है। वो बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता और या फिर कोई अन्य जो है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता उसको कैश के फॉर्म में उतना रखना पड़ेगा अपने पास। और ऑप्शन नंबर बी दिया है साथियों कि खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो खुले बाजार में अगर आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदेगा तो जो है कैश का जो है मार्केट में इनफ्लो होगा। और कैश का जो मार्केट में इनफ्लो होगा साथियों जब, तो जो है कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर कह सकते हैं कि जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है तब सरकार जो है प्रतिभूतियां खरीदती है। खरीदेगी तब मार्केट में पैसा आ जाता है। और इससे जो है ऋण का कोई कनेक्शन नहीं है। और साथियों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। साथियों इसमें ये होता है कि जो है कि आपको दिख रहा है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब जो तरल है मतलब इसमें जो है कि इसमें भी कुछ बैंक के पास रखना होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि सोना हो गया या फिर प्रतिभूतियां हो गई जिसको कि तुरंत ही बेचा या खरीदा जा सके, जिसको कि कोई भी जो पैसा देने वाला हो वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी अगर
एसएलआर में कमी करेगा तब भी बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, बैंक पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर लोन बांटेगा लोगों को, तो उससे जो है कि हतोत्साहित की जगह बढ़ने लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथियों बैंक रेट। अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ाएगा तो बैंक रेट बढ़ाएगा तो जो है कि बैंकों को ज्यादा रेट पे पैसा देगा, और जब बैंकों को ज्यादा रेट पे पैसा देगा तो जो है कि बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि उनका भी जो है कि वो भी अपने खर्चों का वहन कर सके और आगे जो है कि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे पाए। और तो आइए तो ये जो ऑप्शन नंबर दिया है वो जो है यही सही होगा, और इससे जो है कि ऋण का जो है कि जीडीपी में वो कमी आएगी। और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक कौन है। जो साथियों इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है। विनियामक मतलब जो उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उसमें जो है कि उसकी जो जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी कार्यविधियां होती हैं उनमें जो है उस पे नजर रखा, उसमें जो है नजर रखा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, क्योंकि इसमें वित्त संस्था की बात हो रही है तो इसका जो है कि रख रखाव और फिर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब आरबीआई के सर्विलांस में ही होती हैं। और नाबार्ड साथियों ये जो है कि एग्रीकल्चर और रूरल बैंक जो है कि सेक्टर के लिए बनाया गया बैंक है, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसको लोन आसानी से मिल सके। और जो सेबी है साथियों, सेबी जो है कि हमारे जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करता है, और शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। इसकी जो स्थापना होती है साथियों सेबी की वो होती है 1992 में, और जो उसके लिए जो कमेटी गठित की जाती है उसका नरसिम्हन कमेटी है, उसका नाम जो है नरसिम्हन कमेटी है। नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश में साथियों जो नरसिम्हन समिति है उसी के सिफारिश पे जो है साथियों सेबी की स्थापना होती है। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शंस में जो ऑप्शन की नंबरिंग है उसमें गलती हो गई है, और ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और ये अब तक 2 बार हो चुका है साथियों, 10,000 के नोट जो है प्रिंट हो चुके हैं। एक बार हुआ था सन 1938 में, पहली बार हुआ था। और अक्सर परीक्षाओं में जो है यही पूछता है कि पहली बार कब हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। और साथियों इसमें जो इसका जो है कि संविधान में हमारे इसका संविधान में भी उल्लेख है कि हमारी जो आरबीआई है, चाहे आरबीआई मतलब 10,000 से ज्यादा मूल्य का नोट जो है कि छाप नहीं सकती है। आइए देखते साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है। तो साथियों जो हमारे सार्वजनिक अनुसूचित बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं उनकी संख्या साथियों 12 है, और 12 बैंक है उसमें जो है कि साथियों बंधन बैंक नहीं आता है। और ये बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है, बंधन बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है। और ये तीनों केनरा बैंक, यूको बैंक और जो है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, तीनों ही जो है उस 12 बैंकों की जो है जो एक समूह है उसमें आते हैं। और साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है। देखिए साथियों जीएसटी से छूट प्राप्त का मतलब है कि वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, उस पे जो है जीएसटी लिवाइड नहीं किया जा सकता है, उस पे एक अलग कर लगाया जाता है। तो जो साथियों ऑप्शन दिए आपके, ऑप्शन नंबर ए दिया हैंड सैनिटाइजर। तो साथियों हैंड सैनिटाइजर पे जो है जीएसटी लगता है, और पेन पे भी जीएसटी लगता है, यहां तक कि वेंटिलेटर पे भी जीएसटी लगता है। लेकिन जो मानव उपभोग के लिए शराब है उस पे जो है जीएसटी नहीं लगाया जाता है, और पेट्रोल जो है उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। और जो है जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी की जो
जीएसटी जो है वो एक प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और ये सभी जो जितने भी सभी केंद्रीय कर थे उनको हटाकर एक कर लाया गया, ताकि जो है कि इसको कलेक्ट करने में साथियों आसानी हो। और जीएसटी लाने का जो एक मुख्य उद्देश्य था कि जो इसमें जितना भी करप्शन हो रहा है उसमें काफी कमी जो है कि करने का प्रयास किया गया था। और ये सही भी है, क्योंकि जीएसटी जो है कि एक कर है जो कि सभी वस्तुओं पे लगाया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं जो है कि जीएसटी के दायरे से बाहर आती हैं, जैसे कि मानव उपभोग के लिए शराब, जो मानव उपभोग के लिए शराब है वो बाहर आती है और इस पे जो है वैट लगता है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और साथियों एक इसके बारे में एक जानकारी देता हूं मैं कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा जो है लगाया जाता है। ये इस पे जो है वैल्यू एडिशन टैक्स में जो है कि केंद्र सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं होती है, और ये केवल जो है कि मानव उपभोग के लिए जो शराब बनाई जाती है उस पे और पेट्रोल पे जो है कि काफी बड़ी मात्रा में वैट लगाया जाता है, जिससे कि लोग शराब पीना कम कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो है कि अभी तक 2 जगह जो है कि शराबबंदी है। एक जगह है जो है कि बिहार हो गया और गुजरात हो गया। साथियों यहां दोनों जगह जो है कि शराब नहीं जो है बेची जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है इलीगल तस्करी जो होती है यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती है। और वैट का जो है कि वैट एक बहुत मतलब शराब पे जो वैट है वो बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इसका लगभग 60 से 70% के बीच रहता है वैट। बहुत ज्यादा वैट लगाया जाता है, क्योंकि वैट से जो है कि सरकार को राजस्व जो राजस्व होता है उसमें बहुत ज्यादा इसको जो वैट से फायदा होता है। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो जो साथियों इसका आंसर होगा वो होगा प्रशांत चंद्र महालानोबिस। और महालानोबिस साहब जो है हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन रहे हुए हैं, और ये जो है नेशनल इनकम कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष भी थे। और बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बी के आर वी जो डी आर गाडगिल है ये भी जो है कि बहुत बड़े भारत के इकोनॉमिस्ट हैं, और वी के आर वी राव ये भी इकोनॉमिस्ट ही हैं। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो साथियों ये लगता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, और मिसप्रिंट हो गया इसमें इसका जो है कि हमें क्वेश्चन का जो है कि क्रक्स समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदान के रूप में भी जाना जाता है? ऋणदान नहीं होगा साथियों, यहाँ पे ऋणदाता होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले अभी कराया है, इस यहाँ पे ऋणदाता होगा। और इसका आंसर मैंने आपको बताया था आरबीआई, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो साथियों आपके जो है कि 15 क्वेश्चन मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कराए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी हमें सुझाव देना हो तो आप हमारे कमेंट तक हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। और आपको अगले कुछ सेशनों में मैं इकोनॉमिक्स और कराऊंगा, जिससे कि आपको पुलिस और जीडी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।